हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर इलास्टिसिटी। सो फाइनली अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में कवर कर लिए हैं ये सारे चैप्टर्स एंड ग्रेविटेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाले अपने वीडियो में। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाफ ईयरली के बाद वाले सिलेबस से एंड अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से। सो चलो शुरू करते हैं चैप्टर से। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर का सिलेबस क्या है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सिलेबस दैट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इलास्टिसिटी के बारे में। बेसिकली ये सारी तुम्हारी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक तो है इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। फिर हुक्स लॉ आ जाता है, फिर उसके बाद में यही रिलेट करेगा अबाउट द मॉडुलस। 3 मॉडुलस हमें पढ़ने हैं, एक यंग्स मॉडुलस होता है, फिर एक बल्क मॉडुलस होता है, फिर शेयर मॉडुलस होता है एंड देन उसके बाद में पॉइजन्स रेशियो, इसको भी हम देख रहे होंगे एंड साथ में इलास्टिक एनर्जी, इसका डेरिवेशन हम करेंगे एंड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ मैंने रखे हैं इस वीडियो में, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक तुम लोग जरूर से देखना एंड इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे न्यूमेरिकल्स हो चाहे डेरिवेशंस हो, कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर को। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? सो देखो सब्सटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, कोई बॉडी 3 टाइप्स में से किसी एक टाइप की हो सकती है। एक होती है इलास्टिक, एक होती है प्लास्टिक एंड एक होती है तुम्हारी रिजिड बॉडी। सो इलास्टिक बॉडी हम उनको कहते हैं जैसे कोई बॉडी है, मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है वो इरेजर जिससे तुम रब करते हो। तो मान लो उस इरेजर को तुमने ऐसे दबाया, कंप्रेस किया, जैसे ही उस पे से तुम फोर्स हटाओगे वो इरेजर वापस से अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बनाया हुआ है, अगर हम किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हमने एकदम खींच के इतना कर दिया तब तो वो उतनी ही शेप में बन जाएगा, लेकिन अगर हमने स्प्रिंग लिया और हमने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के उसका शेप मान लो चेंज किया, तो जैसे ही हम उस पे से फोर्स हटाएंगे ये स्प्रिंग क्या होगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी बॉडीज जो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेती हैं फोर्स हटाते ही, तो उनको बोला जाता है इलास्टिक बॉडीज। ठीक है। सेकंड होती है प्लास्टिक बॉडीज। अब कुछ ऐसी भी बॉडीज होंगी जिनका शेप अगर हम बदल दें तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती हैं, सो इसीलिए उनको प्लास्टिक बॉडीज बोला जाता है। अब वो बात अलग है, कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक सब में होगी। फिर तीसरी आती है हमारी रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी का एक बेस्ट एग्जांपल वो ईंटा हो सकता है जिससे तुम्हारा घर बनता है। उस ईंट को जरा सोच के देखो, ना वो प्लास्टिक होती है ना वो इलास्टिक होती है। उस ईंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ईंट आगे पीछे मूव कर सकती है, दाएं बाएं जा सकती है, ऊपर नीचे हम उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर उस ईंटे का, पके हुए ईंटे की मैं बात कर रहा हूँ, क्ले वाले ईंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा ईंटा, पके हुए ईंट को अगर हम उसका शेप चेंज करें तो वो टूट जाएगा, वो रिजिड होता है, एकदम ठोस होता है। सो उन बॉडीज को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। सो इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा इलास्टिक बॉडीज पे, ऐसी बॉडीज जो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेती हैं, रीगेन कर लेती हैं जब उन पे से हम फोर्स हटाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। नीचे रीड कर सकते हो यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स original size and shape when the applied force is removed and it's known as elasticity। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, जहां पे हमारी बॉडी ओरिजिनल अपना शेप रीगेन कर लेती है। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये क्या होते हैं? सो स्ट्रेस के बारे में पहले समझते हैं। सो यहाँ पे द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अभी मैंने तुम्हें बताया, जैसे मान लो हमने एक स्प्रिंग लिया, अब मेरे पास स्प्रिंग अगर होता तो मैं तुम्हें रियल में करके दिखा देता। मान लो एक स्प्रिंग है, मान लो ये चीज एक स्प्रिंग होती और हम यहाँ पे इसका आकार बदल रहे होते, खींच रहे होते इसको, तो जैसे ही हम उस खींचे हुए स्प्रिंग में से अपना फोर्स हटाएंगे क्या होगा, वो स्प्रिंग वापस से रीस्टोर हो जाएगा अपने ओरिजिनल शेप में। तो वहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, सो उसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर डिवाइड कर दें, सो वहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसको स्ट्रेस बोलते हैं। सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस पैदा हो सकता है, राइट। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन के आया, फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। अब ये फॉर्मूला कहीं पे तुम्हें देखा देखा लग रहा होगा, एकदम सही समझे, ये तुम्हारा प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है। तो एक चीज हमको ये समझ में आई कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, तो इनका यूनिट भी सेम होगा और इनका डायमेंशन भी सेम होगा। इनका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट यहाँ पे न्यूटन हो गया, एरिया का यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के तौर पे भी जानते हैं। तो ये हमारा यूनिट हो जाता है किस चीज का, स्ट्रेस का।
स्ट्रेस को हम पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब इसी की मदद से हम यहाँ पे इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में नई नई क्वांटिटीज का तुमसे डायमेंशन भी पूछा जाता है। सो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ml/t-2 एंड नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा L2, तो L कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर L-1 आ जाएगा। सो इसका अगर हम डायमेंशन निकालें, सो यहाँ पे स्ट्रेस का डायमेंशन निकल के आ जाएगा ml-1 एंड t-2, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। इसको भी एक बार देख लेना, ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। अब यहाँ पे स्ट्रेस भी तुम्हारे कई तरह के हो सकते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस का मतलब किस तरह से फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे पहले टाइप का स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो या तो इसको खींचो या तो इसको ऐसे कंप्रेस कर दो लॉन्गिट्यूडनली, मतलब लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज अगर किसी चीज पे हम फोर्स लगाएंगे एंड उस बॉडी की लेंथ चेंज कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। नॉर्मल मतलब एट 90 डिग्री। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यही चीज है, हमने क्या किया, ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस लिया और इसको कस के ऐसे दबा दिया, नॉर्मली इस पे फोर्स लगाया ऊपर से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां पे जो स्ट्रेस पैदा होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, इसको ऐसे बोला जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा देख लेते हैं टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। तो ये क्या होती है, अब इसका एग्जांपल समझने के लिए तुम एक बुक को इमेजिन कर सकते हो, रुको दिखाता हूं। मान लो हमारे पास में यही फिजिक्स की बुक है मोटी सी, एंड यहाँ पे अगर हम इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें, तो मैंने क्या किया, इसका नीचे वाला साइड तो अपने हाथ पे रख लिया एंड ऊपर वाला साइड मैंने इस तरह इसको टेंजेंशियली मैं मूव करा रहा हूं साइड में, ऐसे तुमको ज्यादा समझ में आएगी, देखना। इसको मैं टेंजेंशियली कुछ इस तरह मूव करा रहा हूं, इस तरह, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब नीचे का ये साइड फिक्स है और ऊपर एक सरफेस को हम पकड़ के इसको टेंजेंशियली इस तरह घसीट रहे हैं, पेजेस इसके आपस में एक दूसरे से रब करके इस तरह मूव कर रहे हैं, सो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है, राइट। सो 3 तरह के स्ट्रेस हमने यहाँ पे देखे, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, एंड थर्ड हमारा हो गया टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। अब किस तरह का स्ट्रेस हम कॉज कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, यही कॉज करेगा वहां पे स्ट्रेन। नेक्स्ट चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन्स के बारे में। तो जिस तरह स्ट्रेस तुम्हारे 3 तरह के होते हैं, सो ठीक उसी तरह तुम्हारे स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होगा वो तुम्हारी हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देख लो यहाँ पे एक बॉडी थी, हमने इसको पकड़ के ऐसे फोर्स लगाया तो इसका लेंथ इंक्रीज कर गया। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रेन हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ तुम्हारा बढ़ के ज्यादा हो गया, या अगर हम कंप्रेस करते तो लेंथ यहाँ पे कम हो जाता। सो इसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में रख दो, ओरिजिनल लेंथ कितना था वो नीचे रख दो। सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या निकल के आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब क्योंकि लेंथ दोनों सेम क्वांटिटीज है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे स्ट्रेन का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, ये सिर्फ एक रेशियो होता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल के बीच का, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं दूसरे टाइप के स्ट्रेन की। सेकंड टाइप का स्ट्रेन हमारा होता है शेयरिंग स्ट्रेन। जो शेयरिंग बुक वाला एग्जांपल अभी मैंने दिया था, यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका निचला सरफेस जो नीचे बॉटम पार्ट है इसको हमने फिक्स कर दिया और ऊपर वाले पार्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली इस तरह। तो क्या होगा, ये सॉलिड टेंजेंशियली इस तरह बेंड हो जाएगा एक तरफ को, और ये कितना बेंड होगा इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स। ऊपर वाला सरफेस मान लो डेल्टा एक्स यहाँ पे मूव कर गया आगे की तरफ, तो यहाँ पे इसी को बोला जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। कितना ये बेंड हुआ है, तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा एक्स यानी कि कितना इसको हमने ऊपर वाला सरफेस को मूव किया है, एंड यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी थी उस ऑब्जेक्ट की वो अपॉन में रख देंगे। सो डेल्टा एक्स कितना यहाँ पे अपर सरफेस मूव हुआ है, डेल्टा एक्स यहाँ पे ऊपर रखा, एंड जो हाइट है हमारे ऑब्जेक्ट की वो नीचे रख दिया। सो डेल्टा एक्स अपॉन एल, यही जो रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएं तो यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मान सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स, एंड एल ये तुम्हारा बेस है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा। एंड जब छोटे एंगल्स होंगे सो इसी tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। जब स्मॉल एंगल्स होंगे सो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा मान लिया जाएगा, कब, जब हम स्मॉल एंगल्स पे डील कर रहे होंगे। फॉर स्मॉल एंगल्स इसको हम सिर्फ थीटा भी मान सकते हैं। सो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए हम थीटा यूज कर लेंगे अपने फॉर्मूलाज में। अभी जब आगे आएगा तो वहां पे देखना शेयरिंग स्ट्रेन जहां भी होगा वहां पे हम थीटा भी कभी कभी यूज कर रहे होंगे। सो आई होप शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन।
वॉल्यूम स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज होगा। सो वहां भी वही चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने चारों तरफ से फोर्स लगाया और वो बॉडी कंप्रेस हो गई अंदर की तरफ। सो कितना वॉल्यूम में चेंज आया, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम कम हो, कभी कभी क्या होगा, प्रेशर हम कम कर देंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड भी करेगा, मतलब फैलेगा भी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सो जब भी चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वहां पे हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे। सो ये 3 टाइप के स्ट्रेन्स हैं, चाहो तो देख लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट्स में लिखकर तुम लोग पूछ सकते हो। चलो समझ में आ गया हो तो अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को देखते हैं। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन कायम कर देता है। सो दिस लॉ सेज फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि अगर छोटा सा हम डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ही किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे उस बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन उसके प्रोपोर्शनल में लगेगा। सो यहाँ पे ये लॉ कहता है दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। थोड़े से डिफॉर्मेशन के लिए ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करके यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगा सकते हैं। सो ये लॉ कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट कर देता है के से। अब यहाँ पे अगर हम के के लिए फॉर्मूला बनाए तो के के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ जाएगा स्ट्रेस एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्ट्रेन। अब ये फॉर्मूला जो होता है k इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम 3 टर्म्स बनाने वाले हैं। उन टर्म्स को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस मतलब वही जो कांस्टेंट था k, उसी को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अलग अलग सिचुएशंस में उस मॉड्यूलस का नाम अलग अलग होता है, वही हमें 3 पढ़ने हैं यहाँ पे। देखो पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कब आएगा अभी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद अगला होता है शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसे। एंड थर्ड हमारा होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ये तीनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही चीज है जो अभी यहाँ पे हुक्स लॉ में के से हमने डिफाइन किया था, के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, दैट रेशियो इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो अभी एक एक करके इन तीनों को हम देखते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर में है वो यही तीनों चीजें हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारा चैप्टर में यही है। एंड इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको तो तुम जरूर से याद रखना, बिकॉज क्लास 11 12 दोनों में ही ये काम आएगा तुम्हें। चलो उसके आगे अगर बीएससी में अगर तुम फिजिक्स लेते हो तो वहां पे भी इसके बारे में तुम पढ़ोगे। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। सो ये क्या होता है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे है द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस था ना, मतलब लंबाई में जो स्ट्रेस हम लगा रहे थे एक लेंथ में, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन जो हम कर रहे थे, तो उस वाले स्ट्रेस का रेशियो अगर हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाले स्ट्रेन के साथ, भाई लंबाई में चीज को खींचोगे तो लंबाई में ही उसकी लेंथ भी बढ़ेगी लॉन्गिट्यूडनल तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वाले स्ट्रेस का रेशियो लेते हैं अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, देन इस वाले रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस। एंड इसका जो सिंबल होता है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस हमेशा साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे वाई से ही डिनोट किया जाएगा। सो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उनको हम सिग्मा और एप्सिलॉन से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो सिंपल y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस की जगह देखो लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन, स्ट्रेन मैंने क्या बताया था लॉन्गिट्यूडनल वाला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अपॉन में देखो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सिंपल है। सो अब इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f अपॉन a, और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f मल्टीप्लाई बाय l fl एंड उसके बाद में a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा l। सो fl अपॉन a डेल्टा l, ये तुम्हारा यहाँ पे बन के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा इस यंग्स मॉड्यूलस का, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इस स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन में डेल्टा एल और एल का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें तो ये तो सिर्फ एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता एज सच। न्यूमरेटर का ही सिर्फ यूनिट होगा यहाँ पे, जो कि होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट मैंने बताया था, जो तुम्हारा प्रेशर का यूनिट है वही तुम्हारा स्ट्रेस का यूनिट होता है। तो जो यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट है वही तुम्हारा ओवरऑल यंग्स मॉड्यूलस का भी यूनिट बन के आएगा। सो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या निकल के आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या फिर तुम्हारा जो पास्कल होता है वही चीज। तो यहाँ पे अगर तुमसे यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे? इस फॉर्मूला को बस यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन अगर निकालने के लिए मान लो एग्जाम में आता है, सो डायमेंशन ऑफ फाई क्या हो जाएगा, F/A, बिकॉज डेल्टा L/L, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ये कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ F/A का डायमेंशन देख लो क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है mLT-2, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको याद रखना, फोर्स का और वर्क का हमेशा तुमको याद रखना होता है डायमेंशन। फिर उसके बाद अपॉन एरिया, एरिया तुम्हारा होता है L², तो बस L से L कट जाएगा, एक L नीचे बचेगा जिसको हम ऊपर ले आएंगे तो L की पावर -1, mL-1T-2, वही चीज है जो तुम्हारा स्ट्रेस का आया था डायमेंशन, सेम डायमेंशन तुम्हारा यंग्स मॉडुलस का भी आएगा, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फर्स्ट केस है, एंड यहाँ पे ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला ये रखा, स्ट्रेन का फॉर्मूला ये रखा, एंड दोनों को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है FL/A डेल्टा L। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यंग्स मॉडुलस निकालने का। तो आई होप फॉर्मूला सब लोग को समझ में आ गया होगा यंग्स मॉडुलस का। अभी इसी के ऊपर बेस हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकली आते हैं, एंड कभी कभी इसका तुमसे डायमेंशन पूछ लेता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, A structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter। तो यहाँ पे हमारे पास स्टील का रॉड दिया हुआ है एंड जिसका रेडियस है 10 mm, 10 मिलीमीटर, इसको हम मीटर बदल लेंगे, एंड जिसका लेंथ है 1 मीटर, एंड 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ पे एक फोर्स लग रहा है, मतलब लंबाई की डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं जो इस वायर को स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट, फर्स्ट हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, एलोंगेशन कितना है वायर स्ट्रेच होके बढ़ेगा, कितनी इसकी लंबाई बढ़ेगी वो हमें निकालना है। साथ में यहाँ पे स्ट्रेन को भी हमें कैलकुलेट करना है, कितना स्ट्रेन यहाँ डेवलप होगा। तो चलो देखते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमें यंग्स मॉडुलस स्टील का दे रखा है। देखो हर मटेरियल का अपना एक अलग यंग्स मॉडुलस होगा जिसको एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी निकाला जा चुका है। तुम्हारी बुक में इन सब मटेरियल्स के यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं, तुम्हें यंग्स मॉडुलस का वैल्यू याद करके नहीं जाना है, बिकॉज क्वेश्चन में इसका वैल्यू तुम्हें दे रखा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ वायर, जो हमारा वायर है उसकी रेडियस हमको पता है जो कि है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को हमने इंटू 10⁻³ लगा के मीटर में चेंज कर लिया पहले। फिर उसके बाद फोर्स हमको दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, तो किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 1000, ये आ जाएगा इतना, यानी कि 10⁵ न्यूटन हमको फोर्स दे रखा है। काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स है, एंड ऑब्वियसली बात है अगर एक हमें मेटल वायर की लेंथ बढ़ानी है तो इतनी ज्यादा फोर्स लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद हमको वायर की लेंथ भी दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर कितनी है 1 मीटर। अब 1 मीटर से स्ट्रेच होकर ये कितना और बढ़ेगा वो हमको फाइंड करना होगा। चलो अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हमको स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला, कैसे स्ट्रेस निकाला जाएगा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये मैंने अभी बताया था तुम लोग को थोड़ी देर पहले। तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, अगर वायर को काट के ऊपर से देखोगे तो वो गोल शेप का होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा गोल निकलेगा सर्किल का, तो ये हो जाएगा πr², तो F/πr² हो गया। बस यहाँ पे सारी चीजों का वैल्यू रख दो, रेडियस का वैल्यू रख दो, फोर्स का वैल्यू रख दो एंड सॉल्व कर लो। तो फोर्स हमको दे रखा है कितना 10⁵, यहाँ रखा, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना दिया है, रेडियस है 10 × 10⁻⁻3, तो इनको सॉल्व कर लोगे 10⁻2 बचेगा, तो इसीलिए मैंने 10⁻2 रखा है और r² यानी कि यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 10⁵, नीचे आ जाएगा 3.14 और यहाँ पे -2 × 2, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.18 × 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा पहला आंसर। सो स्ट्रेस का वैल्यू इतना आ गया, एंड यूनिट देख लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही जो प्रेशर का होता है वही यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। सो आई होप स्ट्रेस सब लोग को समझ में आ गया कैसे हमने निकाला। नेक्स्ट इसके बाद बी पार्ट में हमें देखना है एलोंगेशन। एलोंगेशन कितना है वायर खींच के लंबा हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एलोंगेशन का हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल। एलोंगेशन डेल्टा L निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। यंग्स मॉडुलस अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, F×L/A डेल्टा L। तो y = F×L/A डेल्टा L, ये हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे हमको डेल्टा L का वैल्यू, एलोंगेशन कितना वायर खींचेगा, ये डेल्टा L का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको सब्जेक्ट बना लो बस।
तो डेल्टा एल को लाएंगे इधर, वाई को भेज देंगे इधर नीचे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई हो जाएगा, सिंपल। अब बस यहाँ सबकी वैल्यू रख दो। फोर्स कितना था 10⁵, लेंथ कितना था ओरिजिनल वायर का, ये था 1 मीटर। ए का वैल्यू, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट सर्किल होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, सेम जैसे हमने यहाँ पे रखा था। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन उसके बाद यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस अगर हमने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में हमें दे रखा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11, तो इसको हम रख देंगे। तो बस यहाँ पे इसका भी वैल्यू रख दिया हमने, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व तुम कितना जल्दी कर पाते हो ये तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर है। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, या फिर अगर इसको mm में लिखोगे 10⁻³ हटा दो तो ये आ जाएगा 1.59 मिलीमीटर्स। यानी कि हमारा वायर 1.59 मिलीमीटर्स थोड़ा सा एकदम स्ट्रेच हो जाएगा इतना फोर्स लगाने पे। सो ये है यहाँ पे एलोंगेशन, ठीक है। डेल्टा एल हमारा आ जाएगा 1.59 मिलीमीटर्स, इतना सा वायर का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा जब हम वायर को इतने फोर्स के साथ खींचेंगे। सो आई होप समझ पा रहे होगे ये चीज। फिर इसके बाद अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है, सी पार्ट में स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे, सीधी सी बात है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी लंबाई वाला स्ट्रेन कैसे आता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस निकाल लो। सो चेंज इन लेंथ कितना है, ये अभी हमने निकाला कितना 1.5 SI यूनिट वाला चेंज इन लेंथ देना, तो ये आ जाएगा 1.59 × 10⁻³ मीटर्स, ये हो गया। वायर का ओरिजिनल लेंथ अपॉन में रखना है, वो कितना था, वो 1 मीटर था, वो हो गया 1 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा एंड एक्चुअली नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो और कोई नंबर हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। एंड इस वैल्यू को अगर तुम परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0.16। यहाँ पे 59 को हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0.16 हम राउंड ऑफ करके आंसर ले सकते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल। सो स्ट्रेन का वैल्यू आ गया 1.59 × 10⁻³ चाहे तो इसको लिख सकते हो या परसेंटेज में तुम इतना बता सकते हो। सो इस तरह हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे एंड आई होप तुम लोग को ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। एंड ये जितने भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेशन के एंड के बाद ये सारे सॉल्यूशंस तुम्हें PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो चलो क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया हो तो इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे है 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure। सो यहाँ पे ऐसा कुछ है, समझना। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 वायर लिए गए हैं, एक स्टील का वायर और एक ब्रास का वायर, और उनके बीच में 2 वजन ऐसे लटका दिए गए हैं। एक वजन जहां पे स्टील वायर खत्म हो रहा है वहां पे 4 किलो का वजन लटका हुआ है, और उसके बाद में जहां पे ब्रास वाला वायर खत्म हो रहा है वहां पे 6 किलो का वजन लटका दिया गया है। सो ये काम हमने किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वेट्स जो हैं इन दोनों वायर्स पे कुछ फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों वायर खींचेंगे, जब ये वायर खींचेंगे तो ये इनकी लेंथ बढ़ेगी। तो इसी से रिलेटेड को यहाँ पूछा गया है, देखते हैं। यहाँ पे है द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर का वायर है, ये 1 मीटर का वायर है ब्रास वाला। सो यहाँ पे ये ओरिजिनल लेंथ हमको शुरुआत की बता दी गई है, ओरिजिनल लेंथ। फिर आगे है कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर्स। तो यहाँ पे वही चीज हमसे पूछेगी कि बताओ स्टील वाला वायर कितना खींचेगा और ये ब्रास वाला वायर कितना खींचेगा इन दोनों वजन की वजह से। तो चलो निकालते हैं। सो यहाँ पे देखो कैसे निकले गए। सबसे पहले यहाँ पे जो जो डिटेल्स हमें दोनों वायर्स की दे रखी हैं वो मैंने अलग अलग गिवन में लिख ली हैं। तो स्टील वायर और ब्रास वायर, स्टील वायर का हमें गिवन लेंथ कितना दिया है, LS, ये है 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्टील इस तरह हमने लिखा है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ब्रास वायर ये हमको 1 मीटर दे रखा है, बस लिख लिया है हमने। फिर उसके बाद अब इतना देखो कि किस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, कितना मास यहाँ पे उस वायर पे एक्ट करेगा। सो यहाँ पे स्टील वायर के लिए देखो, स्टील वायर को दोनों चीजों का लोड यहाँ झेलना पड़ रहा है, इस वाले वेट का भी और इस वाले वेट का भी। तो स्टील वाले वायर के लिए जो टोटल मास एक्ट कर रहा होगा वो 4 + 6 10 kg एक्ट करेगा। ठीक है, स्टील वाला वायर जो है वो दोनों का वजन यहाँ पे झेल रहा है ना, ऊपर वाले मास का भी और नीचे वाले मास का भी। फिर यहाँ पे अगर हम ब्रास के वायर की बात करें तो ब्रास वायर के नीचे से एक वेट है, तो ब्रास वाले वायर को सिर्फ एक फोर्स नीचे पुल करेगा, कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला। ये तुमको यहाँ समझना पड़ेगा। सो ब्रास वाला वायर सिर्फ यहाँ पे इस वाले मास को होल्ड करके रख रहा है, सो ये वाला मास यहाँ पे फोर्स लगाएगा ब्रास वाले वायर पे। आई होप इतना
इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो यंग्स मॉडुलस जो स्टील का होता है वो होता है 2 × 10⁻11 पास्कल एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास जो मटेरियल होता है उसका यंग्स मॉडुलस होता है 0.91 × 10⁻11 पास्कल। अगेन ये तुमको याद करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी वैल्यूज तुमको क्वेश्चन में दे रखी होंगी जब एग्जाम में ये आएंगी, राइट। ये तुमको याद करके नहीं जानी है वैल्यूज। तो यंग्स मॉडुलस हमें स्टील का पता लग गया और ब्रास का पता लग गया, ये क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ वायर क्वेश्चन में हमको दे रखा है 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, हमको डायमीटर दे रखा है। सो अगेन डायमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियस में सिंपल, और रेडियस की हमको जरूरत होती है तो हम रेडियस यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 जो कि आ जाएगा 0.125 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ गया 0.125 डिवाइड बाय 100 मीटर्स, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। हमेशा कोशिश किया करो वैल्यूज को SI यूनिट में चेंज कर लिया करो, तो आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एंड सही सही आंसर भी आ जाएगा पहली बार में। सो आगे सॉल्व करते हैं अभी इसको। अब यहाँ पे एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। एलोंगेशन अभी हमने देखा था, एलोंगेशन का फॉर्मूला आता है तुम्हारा यंग्स मॉडुलस वाले इक्वेशन से या फॉर्मूला से। सो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इज इक्वल टू FL/A डेल्टा L, उसी में डेल्टा L को इधर ले आओ, y को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू FL डिवाइड बाई A इंटू वाई। यंग्स मॉडुलस यहाँ से यहाँ पे आ गया और डेल्टा L यहाँ से यहाँ चला गया। सो एलोंगेशन का फॉर्मूला ये तुम्हारा बन गया। अब इस फॉर्मूला को तुम लोग को याद रखना है या एटलीस्ट इसको बनाना सीख लो, बिकॉज ये कई क्वेश्चंस में तुम्हें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एलोंगेशन का मतलब सिंपल डेल्टा L, कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है वो तुमको पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे दोनों में चेंज इन लेंथ होगा, स्टील वाला वायर भी थोड़ा सा बढ़ेगा और ब्रास वाला वायर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, दोनों का हमें एलोंगेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखना यहाँ पे डेल्टा LS, स्टील वायर कितना एलोंगेट होगा, कितना बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा LS इज इक्वल टू फोर्स के लिए mg लिखा, L हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगेन वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कट करोगे तो कैसा आएगा, सर्कुलर शेप का आएगा, इसीलिए एरिया हो गया पाई r स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस पाई। बस ये फॉर्मूला हमारा मेन बन गया। अब इसमें जितनी वैल्यूज हमको पता है सारी ही हमें वैल्यूज पता है, दे रखी हैं, तो इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। मास हमको दे रखा है कितना, अब यहाँ पे स्टील वाला वायर कितना मास होल्ड कर रहा है 10 kg, सारा नीचे का भार स्टील वाला वायर तो होल्ड करेगा। सो यहाँ पे स्टील वाले वायर के लिए मास हम रखेंगे 10 kg और यहाँ पे g का वैल्यू 9.8, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा तुमको, एंड अगर नहीं भी दे रखा है तो क्लास 11th में 9.8 ही यूज करना, बिकॉज 10 हम 10th क्लास में यूज करते हैं और जैसे ही 11th 12th में आते हैं वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम हमेशा 9.8 ही यूज करते हैं, ठीक है, और ज्यादा एक्यूरेट 9.81 होता है, बट अपने कैलकुलेशन के लिए 9.8 हम यूज कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में भी ये दे रखा होता है। चलो आगे है लेंथ, तो लेंथ ऑफ वायर, स्टील वायर का ओरिजिनल लेंथ कितना देख लो वहां पे 1.5 मीटर, तो ये रख दिया। देन अपॉन में पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ वायर कितना है, ये तुम्हारा है 0.125 डिवाइड बाय 100, इसको रखा, इसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस, अभी किसका निकाल रहे हैं, स्टील का निकाल रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रखेंगे। स्टील का यंग्स मॉडुलस फिक्स होता है, जितना भी है वो रख दो, 2 × 10⁻11 क्वेश्चन में दे रखा होगा तुम्हें। अब बस इसको जब तुम सॉल्व करोगे, अगेन सॉल्विंग स्किल्स में कितने अच्छे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी तुम इसको सॉल्व कर ले जाते हो। ISC बोर्ड में हो देन तुम्हारे पास एक सहूलियत है, तुम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर्स। सो काफी थोड़ा सा ये एलोंगेशन होगा, पर जितना भी होगा इतना एलोंगेशन हमारा स्टील वाले वायर में आएगा, राइट। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी तरह हम ब्रास वाले वायर का भी एलोंगेशन निकाल सकते हैं, कैसे, यहां भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहां भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एलोंगेशन के लिए, डेल्टा LB मतलब यहाँ पे ब्रास वाला वायर कितना एलोंगेट हो रहा है, यानी डेल्टा L फॉर ब्रास इज इक्वल टू, यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगाओ, mg इंटू L अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू वाई। बस वैल्यूज अब इस बार कौन सी रखेंगे, ब्रास वाले वायर के लिए, तो ब्रास वाला वायर सिर्फ नीचे वाला वजन होल्ड करेगा, तो यहाँ पे मास सिर्फ 6 रखेंगे इसके लिए, मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू 9.8, लेंथ ऑफ ब्रास वायर कितना दे रखा है 1 मीटर, तो यहाँ रखा 1, डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू अगेन सेम रेडियस के तुम्हारे दोनों वायर थे, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा सेम 0.125 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया मीटर्स में रेडियस, मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास वायर, ये कितना है 0.91 इंटू 10⁻11, ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मीटर। सो ये आ जाएगा कि ब्रास वाला वायर तुम्हारा कितना एलोंगेट होगा। सो दोनों वायर्स का अलग अलग एलोंगेशन हमने निकाल लिया है। अब मान लो अगर क्वेश्चन में तुमसे टोटल एलोंगेशन पूछा होता तो वो हम कैसे निकालते, हम दोनों एलोंगेशंस को ऐड कर देते, पर क्योंकि पूछा नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। सो आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लो इस पूरे क्वेश्चन को, एंड अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे तुम लोग चैट में लिख के पूछ सकते हो, राइट। सो इस क्वेश्चन के बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड अगला हमारा टॉपिक है शेयर मॉड्यूलस, एंड ये हमारा सेकंड है। तो सेकंड टाइप का तुम्हारा मॉडुलस होता है शेयर मॉडुलस। अब शेयर तुम्हारा शेयरिंग वाले स्ट्रेन से डेवलप होगा, तो पढ़ते हैं इसको। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, अब देखो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस आ गया, जहां पे हम पेजेस को ऐसे मूव कर रहे थे, नीचे वाला फिक्स करके ऊपर वाला लेयर मूव कर रहे थे, ये वो वाला स्ट्रेस है। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग वाला स्ट्रेस का रेशियो शेयरिंग वाले स्ट्रेन के साथ, ये क्या होगा, इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। आईएससी बोर्ड की बुक्स में ये तुम्हारा इस सिंबल से होगा, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। सिंबल यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स में यहाँ पे जी को सिंबल लिया गया है। सो यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स को याद रखना, कौन सा वाला मॉडुलस का नाम क्या है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब शेयर मॉडुलस, शेयर मतलब जहां पे एक लेयर तुम्हारी फिक्स होगी और ऊपर वाली लेयर टेंजेंशियली मूव होगी, ये वो वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सिग्मा एस है, मतलब ये तुम्हारा है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन मैंने तुम्हें शुरुआत में दिखाया था क्या होता है, tan थीटा होता है, बट ये तुम्हारा थीटा के बराबर हो सकता है, थीटा ले सकते हो उसको। सो F इंटू ए डिवाइड बाय थीटा, मैंने बताया था जब स्मॉल एंगल्स होते हैं तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की जगह सिर्फ थीटा भी लिया जा सकता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा F अपॉन ए थीटा। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला आ गया, ये तुम्हारा शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला बन के आ गया। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने फिगर इस चीज का ऑलरेडी बनाया हुआ है। ऐसा कोई बॉडी जहां पे इसका बॉटम वाला लेयर तुमने फिक्स कर दिया है, कोई यहाँ पे पेंच मान लो लगा दिए, मान लो यहाँ फेविक्विक से उसको चिपका दिया है, और अपर लेयर ऑफ बॉडी को जब तुम मूव कर रहे हो और वो इस तरह टेंजेंशियली मूव हो रही है, अपना शेप चेंज कर रही है, तो यहाँ कितना एंगल ये बॉडी बेंड हो रही है या शेयर कर रही है, शेयरिंग स्ट्रेस इस पे लग रहा है, कितना एंगल ये मूव कर रही है बॉडी, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है। एंड इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ये जो डेल्टा एक्स है और अपॉन ये जो हाइट है, सो डेल्टा एक्स अपॉन दिस, जितनी भी ये लंबाई होगी, सो इससे हम थीटा निकाल लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, और tan थीटा की जगह हम यहाँ पे सिर्फ थीटा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेन वाले में। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो शेयर मॉडुलस क्या होगा, शेयरिंग वाला स्ट्रेस और शेयरिंग वाला स्ट्रेन, इन दोनों को लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा शेयर मॉडुलस। ये फॉर्मूला बन के आता है। कुछ ना याद हो तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो दिमाग में रखना, बिकॉज जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए। सो चलो अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल है अ स्क्वायर लेड स्लैब, लेड मतलब एक मेटल होता है, जहरीला होता है, मतलब हम उसको डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में हम आए तो हमें कैंसर भी हो सकता है। सो यहाँ पे है अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्ट टू अ शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। सो इस टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऑन इट्स नैरो फेस। अभी इसको मैं बताऊंगा नैरो फेस का क्या मतलब है। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू हमको दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, मतलब इतना फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी पे और ये शेयरिंग स्ट्रेस कॉज कर रहा है। ठीक, यहाँ पे है द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। यहाँ पे इस बॉडी का जो लोअर एज है यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिए हैं और ये फिक्स कर दिया है, नीचे वाला पार्ट नहीं मूव करेगा। नीचे वाला पार्ट का जो जोड़ है वो फेविक्विक का जोड़ है, वो कभी यहाँ पे टूटेगा नहीं। ठीक है, आगे है हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि बताओ अपर वाला एज जो है, अपर लेयर है, वो कितना आगे डिस्प्लेस होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो यानी कि हमको डेल्टा एक्स निकालना है बेसिकली यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो नैरो फेस दे रखा है, इसका मतलब ये है कि जो सकरा वाला फेस है हम फोर्स उस तरफ लगा रहे हैं, यानी कि ये जहां फोर्स लग रहा है, ये जो F जहां लग रहा है, ये तुम्हारा नैरो वाले की तरफ लग रहा है, यानी कि जो एरिया होगा ये तुम्हारा हो जाएगा, लेंथ देखो कितनी 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.5 आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.5, मतलब कि ये हो गई लेंथ। और नैरो फेस सकरा वाला फेस है, तो यहाँ पे थिकनेस तुम्हें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की, मतलब ये जो है कुछ इस तरह का केस है, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और लंबाई जो इसकी दे रखी है वो तुम्हारी 50 सेंटीमीटर है। तो
इंटू 50, इस तरह का कुछ केस है। तो 0.5 ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे, वो आ जाएगा 0.1। तो 0.5 इंटू 0.1 ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ नैरो फेस, नैरो वाला सकरा वाला जो फेस होगा उसका एरिया हमें इतना लेना है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे किसका, ये तुम्हारा हो जाएगा शेयर मॉडुलस का। तो G का फॉर्मूला होता है F अपॉन A थीटा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, हम थीटा को इधर ले आए, G को इधर ले आए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन A इंटू G। बिकॉज हमें जो G का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, हमें मॉडुलस ऑफ लेट ये चीज पहले से पता है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ लेट का वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ थीटा का वैल्यू यहाँ निकालना होगा और थीटा के वैल्यू की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, ये x निकाल लेंगे tan थीटा वगैरह लगा के। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा, ये मैंने तुम्हें बताया था। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स वी कैन टेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा रख दिया यहाँ पे। अब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ये जो थीटा यहाँ पे स्ट्रेन यहाँ पे लग रहा है इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन ये जो लंबाई है यानी कि 50। सो ये हो जाएगा x अपॉन 0.5, 50 को मैंने कन्वर्ट करके ही लिया है मीटर में। तो x अपॉन 0.5, x परपेंडिकुलर अपॉन 0.5 बेस, ये बेस है इस एंगल के लिए। सो x अपॉन 0.5 इज इक्वल टू, आगे फॉर्मूला में क्या है, फोर्स F का वैल्यू। F हमको कितना दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन में, F हमको दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 रख दिया है यहाँ पे, अपॉन A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्लियर रखना है ये चीज कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है जिस सरफेस पे, वही तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे लग रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे फोर्स इतना लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, नैरो फेस पे। तो नैरो वाला फेस का एरिया हमारा कितना, इतना, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.1। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन में हमको दे रखी थी। आगे नेक्स्ट इसके बाद G का वैल्यू रखना है। G हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ पे शेयर मॉडुलस ऑफ लेड हमको दे रखा है 5.6 इंटू 10⁻9 पास्कल रख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 0.5 को यहाँ 0.5 से कैंसिल कर दिया मैंने। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व होके 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और इसको अगर हम चेंज कर दें मिलीमीटर्स में, सो 10⁻³ हटा दो और 10⁻⁻1 बचेगा, तो 0.1 इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड ये हमारा आ जाएगा 0.16 मिलीमीटर्स। सो इतना आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि कितना ये ऊपर वाला सरफेस मूव करेगा, 0.16 मिलीमीटर्स। बहुत थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस से मूव करेगा एंड ये रियल लाइफ बेस्ड एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है, थोड़ा सा ही ऊपर वाला सरफेस मूव करेगा, इतना ज्यादा नहीं कर जाएगा कि तुमको दिखाई दे बाकायदा, इतना थोड़ा सा। अगर तुम बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें हल्का सा ये अपर सरफेस आगे की तरफ बेंड होता दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आया होगा। एक बार देख लो इसको, कहीं पे कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लेके पूछ सकते हो, राइट। सो इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ एंड अब हम देखने वाले हैं अपना तीसरा मॉडुलस, जो कि होता है बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस का मतलब क्या, यहाँ पे वो वॉल्यूम वाला चेंज होगा, मतलब चारों तरफ से ऐसे प्रेशर लगेगा और हमारा वॉल्यूम या तो कम हो जाएगा और प्रेशर जब रिलीज किया जाएगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। सो यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें हैं, वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, ये है यहाँ पे। तो देखते हैं द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब यही कि यहाँ पे पूरा बॉडी का वॉल्यूम चारों तरफ से यहाँ चौतरफा प्रेशर लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे है द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, इट इज डिनोटेड बाय सिंपल B। तो यहाँ पे सिंबल हम यूज करेंगे B और ये तुम्हारा सारा का सारा वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम यहाँ घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। सो प्रेशर लगाओगे तो स्ट्रेस पैदा होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फॉर्मूले में बल्क मॉडुलस में ऊपर आ जाता है प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस की जगह हम प्रेशर का यूज करेंगे, बात एक ही है। देन उसके बाद में नीचे यहाँ पे तुम्हें यूज करना है स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा वाला, ये तुम्हारा है बल्क वाला स्ट्रेन, मतलब कि जो वॉल्यूम स्ट्रेन यहाँ लगता है वो। तो वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम घटा या बढ़ा वो अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बन के आ गया, बल्क मॉडुलस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा है इसको जरा समझ लेना।
माइनस पी का मतलब ये है, ये सिग्निफाई करने के लिए लगाया गया है दैट जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वहां वॉल्यूम हमेशा कम होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का उल्टा रिलेशन है, इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए फॉर्मूला में हमने माइनस साइन का यूज किया है। मतलब अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम हमेशा कम होता है, प्रेशर कम कर दोगे वॉल्यूम तुम्हारे बॉडी का बढ़ जाएगा। तो ये चीज है, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। तो फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम ज्यादातर टाइम्स तुम्हारा बल्क मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे आता है? प्रेशर बढ़ाने पे डेल्टा वी तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सो डिक्रीज करेगा तो यहाँ तुम्हारा माइनस का वैल्यू आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड बल्क मॉडुलस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है। अभी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे एंड यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस का एसआई यूनिट आता है वो भी तुम्हारा क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ तो कोई यूनिट है नहीं डिनोमिनेटर में, और जो प्रेशर का यूनिट है वही तुम्हारा बल्क मॉडुलस का भी यूनिट बन के आ जाता है एंड पास्कल भी कह सकते हो इसको यूनिट को। चलो इसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो भी समझ लो दैट यहाँ पे एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अभी आगे इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बल्क मॉडुलस को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें इसका तो वो बन जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कभी क्वेश्चन में अगर तुमको कंप्रेसिबिलिटी बताया गया हो, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू दिया गया हो तो उसका रेसिप्रोकल करके तुम बल्क मॉडुलस का वैल्यू निकाल सकते हो। K इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/b। K यहाँ पे क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। सो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अभी इसी के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन एंड रीड करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया है कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। हमें पानी का बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है कुछ, क्या दिया है? फाइनल वॉल्यूम हमको दे रखा है 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीज 100 atm, मतलब हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया है पानी के ऊपर 100 atm का, राइट। और यहाँ पे जो उसका फाइनल वॉल्यूम होगा वो इतना हो जाएगा, और इनिशियल वॉल्यूम पानी का कितना था? 100.5 लीटर। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 100.5 लीटर्स पानी है एंड हमने क्या किया, उस पानी के ऊपर चारों तरफ से ऐसे प्रेशर लगाया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एंड फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 100। शुरू में कितना था? 100.5 एंड कुछ देखो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो गया पानी का, ये हमको दे रखा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना पड़ेगा पानी का निकाल लो, एयर का क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बल्क मॉडुलस निकालेंगे पानी का, वाटर का। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। स्ट्रेस यानी कि प्रेशर कितना लगा रहे हो और वॉल्यूम वाला स्ट्रेन, ये हो गया। तो बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा वी हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमको दे रखा है 100 लीटर्स, इनिशियल वॉल्यूम हमको दे रखा है 100.5, माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 0.5। तो बस फॉर्मूला इंपुट कर दो इसको, ये आ जाएगा माइनस का 0.5 लीटर आएगा ये, ठीक है। और डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है वॉल्यूम? ये है हमारा 100.5 लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है नहीं एसआई में, तो लीटर से लीटर कट गया, ये आ गया। और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना है? प्रेशर देख लो, प्रेशर हमारा दे रखा है 100 atm। एटीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में, तो यहाँ पे 100 atm हमने रखा। यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। तो एटीएम को कन्वर्ट कर लो किसमें? पास्कल में, बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी तुम्हारा पास्कल में चेंज हो गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर दो और सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.036 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ पास्कल। ये आ जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, इतना वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। अगेन तुम्हारी सॉल्विंग प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना जल्दी तुम इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे ये भी कहा गया था दैट कंपेयर दिस बल्क मॉडुलस विद द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो यहाँ पे एयर के बल्क मॉडुलस से हमें इसे कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन में तुमको एयर का भी बल्क मॉडुलस दिया होगा, ये तुम्हें याद करके जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली बल्क मॉडुलस ऑफ एयर होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल। इसको तुम याद भी रख सकते हो चाहो तो। सो यहाँ पे एयर का इतना बल्क मॉडुलस होता है। सो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो? उस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा
2.036 10 की पावर ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगी 10 की पावर 13। सो ये रेशियो आता है, मतलब वाटर का बल्क मॉडुलस और एयर का बल्क मॉडुलस इतना होगा, मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो इतना होगा। एयर का अगर बल्क मॉडुलस 1 है तो पानी का बल्क मॉडुलस हमारा इतना होगा, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था दैट इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों इतना बल्क मॉडुलस के बीच ज्यादा रेशियो है। 10 टू द पावर 13 मायने रखता है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है दोनों में। तो यहाँ पे रेशियो इतना ज्यादा लार्ज इसलिए आ रहा है बिकॉज जो एयर होती है, एयर के बीच ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और वहीं बात करें पानी की, पानी एक लिक्विड है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा पास पास होते हैं, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती हैं। सो इसीलिए बल्क मॉडुलस पानी का, पानी की जो रिजिडिटी है, पानी का जो स्ट्रेंथ है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में रहने का, वो एयर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए बी ऑफ वाटर जो होगा उसका रेशियो बहुत ज्यादा होगा एयर के कंपैरिजन में। सो यही रीजन होता है, ठीक है। वो लिक्विड है पानी, इसीलिए उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। एयर तुम्हारा एक तरह से उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सो इसीलिए इसका तुम्हारा बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा कम होगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। सो नेक्स्ट इसके बाद अभी करते हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 एंड देखते हैं ये कैसे होगा। सो यहाँ पे है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm। सो हमसे यहाँ पूछा गया है कि बताओ पानी का डेंसिटी वहां पे कितना होगा जहां समुद्र की गहराई में प्रेशर 80 atm होगा। मतलब ऐसे सोचो कि जो अर्थ सरफेस पे 1 atm प्रेशर होता है तो इसका 80 गुना ज्यादा प्रेशर जब पानी की गहराई में तुम जाओगे, जब 80 गुना ज्यादा प्रेशर तुम्हें फील होने लगेगा तो वहां पे पानी का डेंसिटी कितना होगा समुद्र के अंदर, ये तुमसे पूछा गया है। सो आगे देखते हैं। गिवन दैट its density at surface is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube। सो सरफेस वाले पानी का डेंसिटी इतना है, ये 1 इंटू नहीं है बिकॉज वहां पे नमक भी होगा, राइट। ये तुम्हारा ओशियन का ही पूछा गया आई गेस, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये ओशियन वाटर का है। ओशियन के ही अंदर जब हम इतनी गहराई तक जाएंगे तभी पानी का प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप होगा, राइट। सो यहाँ पे ये चीज हमसे पूछी गई है। सो यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन compressibility of water is equal to 45.8 multiplied by 10 to the power minus 11 पास्कल। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमको ये भी दे रखा है दैट 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ये दो चीजें हमको क्वेश्चन में ये भी बताई गई हैं। सो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है 1/b। सो बल्क मॉडुलस का वैल्यू हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। सो बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू 1 कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू हमको दे रखा है पानी का, ये हम यहाँ रख देंगे एंड इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। ये आ गया हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। वाटर का बल्क मॉडुलस हमने निकाल लिया बिकॉज इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। आगे देखो यहाँ पे प्रेशर अगर हम एक डेप्थ पे निकालें, प्रेशर एट डेप्थ ऑफ द ओशन ये कितनी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। प्रेशर इज इक्वल टू 80 atm, लेकिन इस atm वाले प्रेशर को हमें SI में चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू दे रखा है 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल। तो ये हमने atm को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। देन उसके बाद अब यहाँ पे सरफेस पे और पानी में कुछ डेप्थ पे जाने पे हमने सरफेस वाले वॉल्यूम को V माना और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे उसका वॉल्यूम पानी का चेंज होगा, उसको हम V डैश मान लेते हैं। भाई पानी के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा तो पानी का वॉल्यूम भी तो कम होता जाएगा ना, और सेम उसी तरह डेंसिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। सो सरफेस के डेंसिटी को हमने मान लिया रो, और जब गहराई में जाएंगे पानी में वहां पे जो डेंसिटी का चेंज हुआ उस डेंसिटी को, नए डेंसिटी को हम मानेंगे रो डैश। ये दो चीजें हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसी फॉर्मूला में वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी इधर आ गया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये सरफेस की बात हो गई। ये वाला V डैश जो हमने डेप्थ में माना है तो V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन रो डैश। ये दो चीजें हमने मान ली हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहें, सो चेंज इन वॉल्यूम कैसे आता है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा V माइनस V डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला रख दो, दोनों में m है तो m कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश। सो ये डेल्टा V आ गया हमारा। अब यहाँ पे इस डेल्टा V की मदद से हम यहाँ पे वॉल्यूम वाला स्ट्रेन निकाल सकते हैं बिकॉज वॉल्यूम वाला स्ट्रेन हमें जरूरत पड़ेगी। सो वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V। ये हो जाएगा, इसी में यहाँ पे V से डिवाइड कर दो तो m अपॉन V
और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश, यही सेम चीज यहाँ लिख दी, बस अपॉन वी एक्स्ट्रा आ गया। सो m अपॉन वी, ये अभी हमने देखा था m अपॉन वी कितना था, m अपॉन वी क्या आ जाएगा, ये रो आ जाएगा, तो यहाँ पे m अपॉन वी की जगह मैंने रो रख दिया। अंदर क्या है 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश, तो रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रो और रो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और रो यहाँ पे जाके ऊपर लग जाएगा, ये आ जाएगा रो अपॉन रो डैश। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये आ गया इक्वेशन 1। अब हम लगाएंगे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। सो बल्क मॉडुलस ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर का बल्क मॉडुलस कितना निकल के आएगा, तो फॉर्मूला लगाओ B इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो जाता है। सो यहाँ पे क्या करो, B को इधर ले आओ, डेल्टा वी अपॉन वी को इस साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस साइन भी इधर मैंने भेज दिया, इज इक्वल टू P अपॉन B आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करो। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएगा, तो बस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू P अपॉन B, ये आ गया। और बस यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने P बाय B को इस साइड भेजा, इसको भेज दिया इधर, तो रो अपॉन रो डैश पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस P बाय B, ये बन के आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो डैश को ले आएंगे इधर और 1 माइनस P अपॉन B को इधर ले आएंगे नीचे, तो ये आ जाएगा रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस P अपॉन B। अब यहाँ पे रो डैश क्या है, डेप्थ पे जाके कितना पानी का डेंसिटी होगा वो, और यही हमें फाइंड करना था, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सरफेस वाली डेंसिटी दे रखी है, सरफेस पे पानी का डेंसिटी कितना था, वो था 1.03 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो बस इन सारी चीजों का वैल्यू यहाँ रख दोगे, तुमको रो डैश मिल जाएगा। रो डैश है क्या, रो डैश तुम्हारा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ, तो ये है डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट डेप्थ, यही हमको फाइंड करना है। तो बस सबका वैल्यू रख दो यहाँ पे। सरफेस वाला कितना डेंसिटी था, वो हमको दे रखा था 1.03 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, और वैल्यू सारी यहाँ के करके रखते जाएंगे। अपॉन में है 1 माइनस प्रेशर हमारा 80 atms का था, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था पास्कल में, जो कि इतना आया था, प्रेशर यहाँ रख दिया। प्रेशर भी SI यूनिट वाला ही रखेंगे, ATM वाला नहीं रखेंगे। और उसके बाद बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा था, इसको भी हम यहाँ रख देंगे, राइट। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और जब फाइनली इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 1.034 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। देखो कितना थोड़ा सा ही पानी के डेंसिटी का फर्क आया है। सरफेस पे 1.03 था, और जब गहराई पे गए तो पानी का तुम्हारा वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि डेंसिटी बढ़ा। सो डेंसिटी कितना बढ़ के हो गया 1.034, पहले 1.03 था, 1.034 हो गया, बस 0.004 बस बढ़ा है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है, लेकिन जितना भी है वो हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ साफ। सो इतना ही काम हमें करना था, हमें डेप्थ पे कितना डेंसिटी ऑफ वाटर होगा ये हमको निकालना था। सो देख लो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार इसको अपने आप से भी सॉल्व करके देखना। जब अपने आप से सॉल्व करोगे कॉपी पे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो जो स्टेप्स मैं बताए हैं वो सारे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को करने के बाद आई होप तुम लोग को सारे मॉडुलस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद अभी हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल छोटे से टॉपिक की, जो कि होता है पॉइजन्स रेशियो। अब ये टॉपिक तुम्हारा अलग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी, तो क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। सो द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो मान लो एक वायर है, जब एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन उसकी थिकनेस कम भी तो होती है, उसका रेडियस भी तो कम होता है, डायमीटर कम होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन है, मतलब लंबाई में जो स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल, और जो लैटरली उसका जो स्ट्रेन है डायमीटर का जो चेंज है डेल्टा डी अपॉन डी, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा पॉइजन्स रेशियो। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, लैटरल वाला स्ट्रेन हो गया मतलब डायमीटर का जो चेंज होगा वायर का वो हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, और इन्हीं दोनों का जो रेशियो लैटरल वाला स्ट्रेन इसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन इसको नीचे रख देंगे डिनोमिनेटर में, दोनों का रेशियो सॉल्व करके निकाल लेंगे। यही जो रेशियो होगा दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। कितना आ जाएगा, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, ये आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, ये एल ऊपर जाएगा, ये डी नीचे आएगा, ये आ जाएगा एल अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ वायर इज आर
देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ये होता है रेडियस, तो बस डायमीटर को बदल दो रेडियस से तो फॉर्मूले में रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे डी को हटा दो, ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल, एल अपॉन आर, दोनों डायमीटर बदल के कितना बन जाएंगे, आर बन जाएंगे, सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एंड जनरली ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है इसका वैल्यू तुम्हारा 1 से लेकर 0.5 तक ही होता है, एंड मोस्ट सॉलिड्स के लिए, सॉलिड मटेरियल्स के लिए इसका वैल्यू लगभग 0.25 से 0.35 के बीच ही रहता है। सो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो है, एंड ये तुम्हारा एग्जाम में इसी तरह पूछा जा सकता है, तो ये एटलीस्ट याद कर लेना। ये होता क्या है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होगा वही हमारा होता है पॉइजन्स रेशियो। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, एंड ये इकलौता डेरिवेशन है तुम्हारे इस चैप्टर का। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। सो एक वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो जितना वर्क हम करते हैं वो कहीं ना कहीं उस वायर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो उसी एनर्जी को हमें डिराइव करना है कि वो एनर्जी होगी कितनी, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देखते हैं, चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना, इसको मिस करके मत जाना। सो कैसे इसका डेरिवेशन करना है समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक फिक्स्ड सपोर्ट से ऐसे वायर को लटकाया और फिर इस वायर पे हमने एक फोर्स लगाया, तो क्या होगा, मान लो इस वायर का ओरिजिनल लेंथ L था और थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ गया, हमने उस लेंथ को मान लिया x लेंथ इसकी बढ़ के हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यंग्स मॉडुलस अगर हम इस वायर का निकालें तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला F बाय A, स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L अपॉन L, कितना निकल के आएगा, y इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय A डेल्टा L। इतना तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाए, सब्जेक्ट फोर्स को बनाए, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा y A डेल्टा L डिवाइड बाय, ये L डिवाइड में लग जाएगा, डिवाइड बाय L, ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू y A डेल्टा L डिवाइड बाय L। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन में, बिकॉज इसका भी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जब भी हम डेरिवेशन करते हैं टोटल वर्क निकालने का, मान लो कोई काम करने में टोटल कितना वर्क लगा, ये हम जब निकालते हैं तो वहां पे हम ये निकाल लेते हैं कि थोड़ा सा काम करने पे वहां पे कितना हमें वर्क करना पड़ा। सो स्मॉल वर्क हम निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। सो वही चीज है। तो सबसे पहले हमने निकाला वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इनफिनिटेसिमली स्मॉल वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे जब वायर स्ट्रेच होगा तो वहां पे कितना वर्क डन होगा वो हम पहले निकालते हैं। सो थोड़ा सा वर्क निकाल रहे हैं, स्मॉल वर्क निकाल रहे हैं, इसलिए DW लिखा, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजों की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बताई हुई हैं। अगर ये चीज थोड़ी सी भी ना समझ में आए तो एक बार उस वाले वीडियो को जाके देख लेना, उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का कैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स में, उसके ऊपर वाला वीडियो है, ठीक है। बाकी अगर समझ में आता हो तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन होगा। सो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx डिस्टेंस हम मूव करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, dx मतलब कि थोड़ा सा जब वायर स्ट्रेच होगा, मान लो ये तुम्हारा x था और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा तुमने डिस्प्लेसमेंट किया dx, इतना सा थोड़ा सा वायर को स्ट्रेच करने में मान लो थोड़ा सा वर्क लगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ डिराइव किया है, एंड ये है y मल्टीप्लाई बाय A और डेल्टा L, कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है x का, ठीक, डिवाइड बाय L, ये हो गया L, और आगे dx लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा वर्क। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जब थोड़ा सा वर्क का तुमने फॉर्मूला निकाल ही लिया है उसको कर दो इंटीग्रेट, तो टोटल वर्क आ जाएगा। सो टोटल वर्क निकालने के लिए इसी थोड़े से वर्क को, जो ये हमने थोड़ा DW निकाला है, थोड़ा सा वर्क, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन आई होप तुम लोग को आता होगा, नहीं आता हो तो अगेन वो वाला वीडियो जाके देख लेना, लिंक उसका अभी भी डिस्क्रिप्शन में है एंड वीडियो अभी भी वो यूट्यूब पे है, ठीक। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। थोड़ा सा वर्क आ गया है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। सो नाउ टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला W क्या है, दिस इज टोटल वर्क, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस कैपिटल W इज टोटल वर्क। वैसे मैंने उधर भी लिखा था बट यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो अब देखो कैसे इसको निकालेंगे। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया, DW का इंटीग्रेशन करना है। DW का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, देखो वायर को हमने मान लो इस जीरो लंबाई से, मतलब कुछ तो लंबाई थी ही उसकी पहले से, बट जब उसमें कुछ यहाँ लेंथ इंक्रीज नहीं हुई थी तब जीरो से इस लंबाई तक
यानी कि स्मॉल एल मान सकते हो इसको। तो 0 से एल लिमिट तक कितना वर्क हुआ ये हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो 0 से एल लिमिट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे dw का जो फॉर्मूला हमने बनाया था यही फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दो। देख लो YAX डिवाइड बाय एल, तो बस इस फॉर्मूला को हमने रख दिया YAX अपॉन एल और आगे dx, ये हमने यहाँ रख दिया। लिमिट ऐसे ही लगा दी, इंटीग्रेशन सिंबल भी लगा दिया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट वाली चीजें हैं वो सब इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे y कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस तो बदलना नहीं मटेरियल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा मटेरियल का, ठीक है। और यहाँ पे x तुम्हारा चेंज होगा, x तो लंबाई पल पल बदल रही है। फिर उसके बाद जो ओरिजिनल वाली लेंथ थी वो भी भाई कभी नहीं बदलेगी, ओरिजिनल लेंथ तो एक्चुअल जितनी थी उतनी ही रहेगी। उसी में स्ट्रेच कितना हो रहा है वायर वो हमें निकालना है। तो x चेंज है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है। तो y, a और l को हम बाहर निकाल लेंगे, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है, x का। तो बस करते हैं चलो। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कहता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो x हमारा वेरिएबल है, तो x की जितनी भी पावर है x की पावर 1 बढ़ा दो, उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो। सो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद में ये वाला सिंबल हट जाएगा, क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय इसी बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, ये हो गया 2। और लिमिट अभी लगी रहेंगी 0 से l तक, जब तक लिमिट पुट नहीं कर देते हैं तब तक उनको लिखे रहेंगे। अब इसके बाद में लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने का तरीका क्या, बाहर की चीज बाहर लिख दो, उसके बाद में यहाँ 2 भी बाहर ले आओ, बिकॉज 2 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसमें एक बार l रखेंगे और फिर एक बार 0 रखेंगे माइनस के बाद। तो यहाँ पे पहले l रखा, ये हो गया l स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब बस यहाँ पे सिर्फ l स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा YA अपॉन 2 को मैंने हाफ करके लिख दिया है, और ऊपर आया l स्क्वायर और डिवाइड बाय कैपिटल L। ये हमारा आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अभी जितना भी वर्क डन होगा, वायर को पूरा खींचने में जितना भी हमने वर्क किया होगा, वो वर्क कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वायर के अंदर। तो यही वर्क हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया वायर के अंदर। सो इसी का फॉर्मूला थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान देना। यहाँ पे हाफ ऐसे लिखा y, उसके बाद में एल स्क्वायर का एक एल वाई के साथ में लिखा और अपॉन एल, इतना तो कर दिया हमने। फिर उसके बाद में ए था और ये ए हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे हम एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो स्मॉल एल तो था ही यहाँ पे और ये कैपिटल एल था, तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल ये आ गया, और यहाँ ए मल्टीप्लाई बाय एल ये हो गया। सो यहाँ पे एल से हमने देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो एल यहाँ पे स्मॉल एल एक बचा ही था वो लिया और कैपिटल एल से यहाँ डिवाइड कर दिया, और एक कैपिटल एल इस ए के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं वो चीज देखना, अभी एक कमाल की चीज कुछ बन के आ जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ। अब ये जो है वाई एल अपॉन कैपिटल एल, ये क्या बनता है देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या बनेगा देखना। यहाँ पे देखो ये होता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है y मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, और ये है क्या, y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल अपॉन एल, ये स्ट्रेन ही तो है, तो y इंटू स्ट्रेन ये क्या हो जाता है, दिस कम्स स्ट्रेस। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन एल यानी एल अपॉन एल ये हो जाता है स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वो हो गया वॉल्यूम, सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा वो। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल क्या निकल के आता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो एक कमाल का फॉर्मूला देखो निकल के आ गया, अभी हमने डिराइव किया इसको। तो ये जो वर्क है ये तुम्हारा उस सॉलिड वाले वायर में स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो तुमने उस वायर को स्ट्रेच करने में वर्क लगाया है वो वर्क उस वायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम इसी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वॉल्यूम को हमने हटा दिया है, क्यों, बिकॉज इसके फॉर्मूला में हम क्या कह रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से डिवाइड करके, यानी कि W बाय V करके वॉल्यूम हट जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम को वहां से हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सो आई होप ये पूरा डेरिवेशन तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पूरा डेरिवेशन ये देख लो, एंड कहीं पे कोई भी डाउट हो सो नीचे कमेंट्स में लिखे फिर तुम लोग पूछ सकते हो। एंड अगर इस पूरे डेरिवेशन का अलॉन्ग विद ये जितना पूरा सेशन में हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं, इसका अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज ये सारा पीडीएफ मैं वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। सो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, एम्पलीफाई आरपी, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के क्या यूज होते हैं रियल लाइफ में। देखो रियल लाइफ में कोई भी जब हम सॉलिड मटेरियल का यूज करते हैं फॉर द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए या ऐसी जगह पे जहां पे उसकी स्ट्रेंथ से हमें बहुत ज्यादा मतलब हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्रेन में एक रस्सी बांध रहे हैं और क्रेन को एक भारी सामान उठाना है तो हमें चाहिए होगा कि वो रस्सी काफी ज्यादा मजबूत हो, बिकॉज जब वो रस्सी मजबूत होगी तभी तो वो भारी सामान को उठा पाएगी। सो हमें चाहिए होगा कि वो जो रोप है, वो जो वायर है या रोप है जो भी है, सो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी ज्यादा वो मजबूत हो, तभी वो भारी सामान को उठा पाएगी। सेम उसी तरह मान लो हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है, पुल डिजाइन करना है, तो वहां पे भी कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कौन सी हम सरिया यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो उसी के स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए हम वहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग मॉडुलस का यूज करेंगे। सो हमने 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं एंड वो तीनों का हम यूज करते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ्स को कैलकुलेट करने में, राइट। सो आई होप तुम लोगों को एक आइडिया मिला होगा कि हम इलास्टिसिटी का यूज कहां पे करते हैं एंड बेसिकली मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, स्ट्रेंथ्स को जस्टिफाई करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। सो आई होप इतना समझ में आया होगा तुम लोग को। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं तुम लोग के लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड अलग अलग मॉडुलस के ऊपर अलग अलग 3 न्यूमेरिकल्स हैं एंड इन सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार जरूर से खुद से लगा के देखना एंड जब ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएं तब तुम टेलीग्राम चैनल पे इस वाले आईडी पे मुझे इनके सॉल्यूशंस को सेंड कर सकते हो। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं सॉल्व होता है नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो जरूर से मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी चीजें तुम्हें बताई हैं वो सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बेशक नीचे कमेंट्स में लेके तुम्हें पूछ सकते हो एंड अगर सभी टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी फिजिक्स के इस चैप्टर में हेल्प हो जाए, राइट। सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिए थे उन सबको सॉल्व जरूर से कर लेना एंड इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।